So today we're talking about what is a leverage buyout. Good morning, everybody. Leverage buyout is Yes, sir. leverage buyout is basically the acquisition of another company using a significant amount of borrowed money to meet the cost of acquisition. The assets of the company being acquired are often used as collateral for the loan along with the assets of the acquiring company. Now, as we have discussed earlier, leverage buyout by the definition itself means कि जो the amount of money we are going to pay in the form of purchase consideration to the company which we are planning to acquire, in that amount major portion will be of borrowed capital. So for example, if I'll put it this way, suppose a company wants to purchase company B, as we have seen earlier in the numericals. That means a company will have to issue certain amount of shares or it can pay in cash. So if you are paying certain amount of money in the form of equity shares, then it is going to affect the earning per share of the company who is issuing those shares. इस प्रॉब्लम को बचने के लिए लीवरेज बायआउट का इस्तेमाल करते हैं. लीवरेज बायआउट में हम इक्विटी पर ज्यादा एम्फोसिस नहीं करते, हमारी मेन थ्रस्ट रहती है बोरोड कैपिटल की. नाउ हम ये किन स्थितियों में ये काम हम लीवरेज बायआउट का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर हम इस चीज को ध्यान दें तो एक हमारे सामने आती है लीवरेज बायआउट. हमें कब ये जो बोरोड फंड का हमें कब इस्तेमाल करना चाहिए? जब हमें इस्तेमाल करना चाहिए जब हमें पता हो कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम हो, या क्योंकि अगर हम ज्यादा इफ द इंटरेस्ट रेट्स आर वेरी हाई और उस समय पर अगर हम बोरोड कैपिटल का इस्तेमाल करेंगे उसका एडवर्स इफेक्ट जो खरीद रही है कंपनी उसकी लिक्विडिटी पर पड़ेगा. सेकेंडली, ये उस केस में भी करना चाहिए हमें लीवरेज बायआउट का जब हमें पता हो कि ये जो जिस इंडस्ट्री में हम हैं उस इंडस्ट्री की ग्रोथ और उस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस कुछ समय से या कुछ समय तक ठीक नहीं रहने वाली, लेकिन आने वाले समय में ये बढ़ जाएगी. जैसे मैंने लीवरेज बायआउट की बात करी थी टाटा टी और टेटली की, तो ये भी बताया था कि चाय जो उस समय लोग द हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग टी वाज नॉट वेरी, ये मतलब वेरी द टी मार्केट वाज नॉट इन द बूम. इसका मतलब क्या हुआ, ये मर्जर की जो सिचुएशन थी वो बहुत परफेक्ट थी. आप देखिए उस समय पर इंटरेस्ट रेट्स कम हैं, टाटा टी की बहुत फाइनेंशियल पोजीशन स्ट्रांग है, उनके कैश रिजर्व्स बहुत स्ट्रांग हैं, टेटली के पास अच्छे एसेट्स हैं. दोनों एक दूसरे को कंबाइन करने से बहुत सारी सिनर्जीज को जनरेट करने वाले हैं, सिनर्जीज ऑफ ऑपरेशन, सिनर्जीज ऑफ कॉस्ट, सिनर्जीज ऑफ मार्केट शेयर. इन सब को ध्यान में रखें अगर तो ये मर्जर काफी फेवरेबल दिखाई देता है. नाउ इन अ लीवरेज बायआउट जो कैपिटल जो हम इशू करते हैं उसका रेशियो होता है 90% ऑफ डेट एंड 10% ऑफ इक्विटी. The only advantage of doing LBO के through acquisition is to allow company to make large acquisition without to commit a lot of capital. Now again जैसा मैंने आपसे पहले बताया था, जब हम किसी बहुत बड़े अमाउंट का एक्विजिशन कर रहे होते हैं जिसमें बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व है, इनवेरिएबली उस अमाउंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम इक्विटी का इस्तेमाल करते हैं. लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जब हम इक्विटी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी कंपनी की जो खरीद रही है कंपनी, एग्जिस्टिंग कंपनी या एक्वायरिंग कंपनी, उसके एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स काफी हद तक थ्रेटेंड महसूस करते हैं. उनको लगता है कि अब कंपनी और शेयर्स इशू करेगी, जब और कंपनी इशू शेयर करेगी एक नई कंपनी को एक्वायर कर रही है, जिस कंपनी को एक्वायर कर रही है उसके आ जाने की वजह से कंपनी के ऑपरेशंस पर फर्क पड़ेगा, कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर भी फर्क पड़ेगा, कंपनी भविष्य में अच्छा करे या ना करे इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. ये सारे फैक्टर्स एग्जिस्टिंग कंपनी के शेयर होल्डर्स को थ्रेटन कर देते हैं. ये थ्रेटनिंग से बचने के लिए अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर कंपनियां जो बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज हैं जब वो एलबीओ की तरफ जाती हैं तो उनका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये अश्योरेंस दे पाए कि आपकी इनकम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, योर ईपीएस विल नॉट बी अफेक्टेड. जब हम एलबीओ का इस्तेमाल करते हैं तो हम अपनी रिंग फेंस कर बैलेंस शीट के स्टेटस को मेंटेन करते हैं. ये एक यूनिक तरीका है जिसमें हम जो प्रोसेस है उसको मैंने कल भी आप पहले भी बताया था, आई विल बी रिपीटिंग वंस अगेन. अगर हम अपने लीवरेज बायआउट को देखें तो ये दिस वाज द फर्स्ट एवर लार्जेस्ट बायआउट क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशन था बाय एनी इंडियन कंपनी. इट वाज अगर हम देखें तो टाटा टी इटसेल्फ काफी बड़ा ब्रांड है, अपने में बहुत स्ट्रांग था. टेटली वाज आल्सो वेरी स्ट्रांग. जिस प्राइस पर टाटा टी ने टेटली को एक्वायर करा था दैट वाज अप्रोक्सीमेटली 271 मिलियन पाउंड्स, जिसकी अगर वैल्यू उस समय के हिसाब से देखें तो इट इज क्लोज टू $450 million. And this was representing a very substantial amount at that point of time.
अगर हम दोनों कंपनीज की देखें कि व्हाट मेड देम टू एक्वायर और मर्ज विद ईच अदर, टाटा टी लिमिटेड इंडिया सेकंड लार्जेस्ट टी कंपनी है इंडिया की, और उसके इट इज हैविंग मोर देन 18,000 हेक्टेयर अंडर टी कल्टीवेशन। ये करीब 40 मिलियन केजीज ऑफ ब्लैक टी एनुअली प्रोड्यूस करते हैं, और इनके पास काफी फेमस ब्रांड थे उस समय, टाटा टी, कानन देवन एंड चक्रा गोल्ड एंड जेमिनी। टाटा का बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था कंट्री में, विद 38 क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट्स एंड 2,500 स्टॉकिस्ट टू केटर ओवर 1.7 मिलियन रिटेल आउटलेट्स। इनको एक दर्जा भी मिला हुआ था टाटा को एज अ सुपर ब्रांड रिकग्निशन इनके पास थी। टेटली जो दूसरा कंपनी जिसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ, दैट इज द सेकंड लार्जेस्ट ब्रांडेड टी कंपनी इन द वर्ल्ड, माने काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन टेटली की भी थी। टेटली इज फेमस फॉर इट्स ऑफरिंग ब्लेंडेड टी। ये यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में अपना बहुत पहचान बना चुकी थी। टेटली का टर्नओवर बहुत अच्छा था, माने दैट मींस द टेटली वाज प्रोड्यूसिंग, द सेल्स ऑफ द टेटली वाज रीजनेबली वेरी गुड। और इन दोनों के कंबाइन आने से जो सिनर्जीज जनरेट होने वाली थी, दे वर वेरी वेरी सब्सटेंशियल, बिकॉज ये मैंने पहले भी बताया था, व्हेन टू कंपनीज मर्ज और वन कंपनी एक्वायर्स अनदर कंपनी, the only reason is that they work on the synergies that are going to be developed over a period of time. अगर हम इस बात को समझते हैं तो देन जो सिनर्जीज आने वाली थी टाटा और टेटली के कंबाइन होने से, दैट वर सब्सटेंशियल एंड दे वर वर्टिकल इंटीग्रेशन। गुड मॉर्निंग। द डील जो ऑफर सिनर्जी कर रही थी, दैट टेटली विल गेट अक्रॉस एक्सेस टू टाटा टीज गार्डन एंड प्रोडक्शन बेस, एंड टाटा विल गेट टीज प्रीमियम ब्रांड एंड ग्लोबल distribution network. This is basically a part of vertical integration. That means companies are going to combine on the basis of the synergies, and they will help each other and complement each other. At that point of time, जैसा मैंने कहा था, the tea prices were on a structural downturn because supply बहुत थी, demand कम थी। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों ही कंपनियां अंडर परफॉर्म कर रही होंगी जिस इंडस्ट्री में ये बिलोंग करती थी, जो कि एक फेवरेबल कंडीशन है एलबीओ के लिए। इन दोनों के इंटीग्रेशन से ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल एज मैन पावर की बहुत बड़ी सिनर्जी जनरेट होने वाली थी, काफी कॉस्ट को सेव करने वाले थे, बहुत सारी रेवेन्यू की सिनर्जीज जनरेट करने वाले थे, और ये दोनों ज्वाइंटली डेवलप करने वाले थे मार्केट वेयर वन कंपनी हैज सो फार वर्कड सिंगली thereby leveraging the टेटली इंटरनेशनल ब्रांड नेम। माने टाटा जो थी अभी वो सिंगली ऑपरेट कर रही थी, लेकिन टेटली के संग जुड़ जाने से उसके पास एक अनदर ब्रांड की पावर भी आ जाती है। Now the entire process of merger की जो डील है जिसमें फाइनेंशियल्स क्या क्या इन्वॉल्व थे, I would like to share with you. Tetley was acquired for 270 million pounds, right? जिसका जो ये 270 million pounds का जो पेमेंट होना था, उसके लिए जो कॉम्पोजिशन रखा गया था स्ट्रक्चर का, कैपिटल स्ट्रक्चर का, वो ये था कि 70 million pounds were considered in form of equity, माने हम इक्विटी का इस्तेमाल करेंगे, और 201 million pounds की हम बात करेंगे, हम इसको उधार लेकर इस्तेमाल करेंगे। That is why it is called as leverage buyout. और इस पूरे प्रोसेस के लिए they have leverage buyout में क्या करते हैं, we create a special purpose vehicle. That is one style of doing leverage buyout. तो टाटा और टी और टेटली के लीवरेज बायआउट में एक व्हीकल का भी इस्तेमाल करा गया था। व्हीकल मींस थ्रू व्हिच द फंड्स और द प्रोसेस विल गेट एग्जीक्यूटेड। नाउ रीजन बीइंग टाटा इटसेल्फ इज अ वेरी बिग ब्रांड नेम, and Tata is known for its protecting the interest of the shareholder. अगर टाटा ये डायरेक्टली टेटली को एक्वायर करेगा तो इसकी वजह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनके इंटरेस्ट पर इसका इन्फ्लुएंस ना पड़े। इस बात को ध्यान में रखकर what Tata Tea did, Tata Tea said that we will create a special purpose vehicle known as Tata Tea Great Britain. Now इस कंपनी के प्रमोटर्स टाटा टी होंगे, और उस प्रमोट करने में जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसमें टाटा टी 70 मिलियन पाउंड्स अपनी एक एंसिलरी यूनिट्स के संग में कंट्रीब्यूट करेगा एज ए इक्विटी, और बाकी जो 201 मिलियन पाउंड्स की उनको जरूरत पड़ेगी वो पैसा मार्केट में जंक बॉन्ड के थ्रू कलेक्ट करेंगे, राइट। और जो अभी पैसा इनके पास 270 मिलियन पाउंड्स आ जाएगा, इसको वो टेटली को पे कर कर टेटली के सारे एसेट्स को एक्वायर करेंगे। नाउ दिस वाज द एंटायर प्रोसेस। नाउ द पर्पस ऑफ सेटिंग अप ऑफ द एसपीवी वाज टू रिंग फेंस टाटा कंपनी फ्रॉम एनी लायबिलिटीज दैट मे हैव अरिजन पोस्ट एक्विजिशन। जैसा मैंने कहा था, ये फर्स्ट इंडिया का क्रॉस बॉर्डर मर्जर था फ्रॉम इंटरनेशनल ग्राउंड।
वेरी कंसर्न कि ऐसा ना हो कि कोई ऐसी चीजें ऑब्लिगेशंस या फाइनेंशियल कमिटमेंट्स तो नॉर्मली स्टेटमेंट्स में रिफ्लेक्ट होते हैं, बट अदर सोशल ऑब्लिगेशंस एंड अदर सोशल कमिटमेंट्स सच एज दे कैन नॉट अपीयर इन द बैलेंस शीट. इसलिए टाटा वाज वेरी एप्रीहेंसिव एंड दे सेड हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल के थ्रू ये काम करेंगे. Now, the special purpose vehicle was leveraged with 70 million pounds of equity, which came from Tata Tea, and 3.36 times उन्होंने debts को के through पैसे को raise करा, that is 235 million pounds they have raised through by issuing the bonds. टाटा टी और टेटली की कंप्राइज हुई थी बिकॉज इतनी बड़ी डील में बहुत सारा लीगल वर्क इन्वॉल्व होना था, बहुत सारी वर्किंग कैपिटल की जरूरत भी पड़ने वाली थी बिकॉज इमीडिएटली आफ्टर मर्जर द कंपनी, ऐसा तो नहीं होता मर्ज होने के बाद कंपनियां बंद हो जाती हैं, दे हैव टू वर्क फॉर अनदर पीरियड ऑफ टाइम. और मर्जर के बाद देखा गया है कि बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी इन द एनवायरनमेंट अक्सर द एफिशिएंसी एंड द ऑपरेशनल लेवल गोज डाउन. उसको एंटिसिपेट कर टाटा टी और टेटली ने टाटा टी डिसाइडेड वर्किंग कैपिटल की भी जरूरत होगी एंड दे अकॉर्डिंगली थॉट. सो डील जो डिसाइड हुई थी उसका अमाउंट कंपोजिशन कुछ ऐसा था. 275 million pound is a takeover cost. 9 million pounds was used for banking and legal charges, and 25 million pound was kept for working capital and other small for meeting the requirement. The entire debt amount था जो borrowed 205 million pounds की जो पैसे की बात थी, उस पैसे को generate करने के लिए bonds were issued in the categories of A, B and C, D. इनको हम लोग जो कैटेगरीज होती हैं इनको बोलते हैं ट्रांशेस, TRANCHES. दीज आर जंक बॉन्ड्स. ये जंक बॉन्ड क्यों होते हैं? बिकॉज जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इतने बड़े अमाउंट के लिए बॉन्ड इश्यू करे जाते हैं तो इनको बहुत हाई रेट नहीं करते. जब हाई रेट नहीं करते इसका मतलब क्या हुआ, ये नॉर्मल मार्केट में खरीदने के लिए इनके ग्राहक बहुत कम होंगे. इनको खरीदने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंश्योरेंस कंपनी और अदर कंपनीज, दे विल बी इंटरेस्टेड इन टेकिंग दोस बॉन्ड्स. Because of the low rating, इनके संग में रिस्क बहुत ज्यादा होती है, and we have seen higher the risk, higher will be the rate of return. Since इन bonds के पीछे इशू करने वाली कंपनी टाटा टी थी, which has got a very strong brand of financial commitment, तो इनको इन bonds को सेल करने में इंटरनेशनल मार्केट में फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बहुत दिक्कत नहीं हुई. तो I believe you understand कि टाटा टी ने 235 मिलियन पॉन्ड्स के जो बॉन्ड्स इशू करे थे उनको 4 कैटेगरीज, जिसको हम ट्रांशेस बोलते हैं, इशू करा, जिस पर ऑन एन एवरेज रिटर्न इंटरेस्ट का था 11 से 14% के बीच में. क्योंकि ये इशू करने वाली कंपनी के पीछे स्ट्रॉन्ग बैकिंग थी टाटा टी की, सो दीज वर इजीली सोल्ड इन द इंटरनेशनल मार्केट टू द डिफरेंट कंपनीज. नाउ आई विल बी शेयरिंग दिस स्क्रीन सो दैट you can have you can look into it, and this will be able to give you more idea as to how the things were done. So now I believe you can see the screen of my screen. Can you see the screen? आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन को? Now, if you look at the screen, you will, if you look at the screen, जो आप ये जो मेरे पॉइंटर के एरोज हैं उसको ध्यान से देखिएगा. Yes, sir. Find that you will find that equity amount is 70 million pounds and the debts is 235 million pounds. Now these two together have created the capital structure of what you call as Tata Tea Great Britain, जिसको मैंने SPV का नाम दिया था, स्पेशल पर्पस व्हीकल. Now इस इक्विटी का कंट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो टाटा टी gave the equity in the form of 60 million और टाटा टी इनकॉर्पोरेशन गेव 10 मिलियन. इस पूरी टाटा टी ग्रेट ब्रिटेन के कैपिटल स्ट्रक्चर में जो इक्विटी का 70 मिलियन है, ये इक्विटी का 70 मिलियन टाटा टी की तरफ से आया. दैट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट. 235 मिलियन डॉलर्स जो इनको चाहिए, पाउंड्स के फॉर्म में चाहिए थे, these bonds they were issued against the security of assets of टेटली जो ये एक्वायर करने वाले थे, जिसमें से राबो बैंक वाज वन बैंक जिन्होंने दे हैव टेकन 60 मिलियन पाउंड्स के इनके डेट्स बॉन्ड. Prudential Mazine Capital took 10 million pounds, Schroder Ventures took 10 million pounds and Intermediate Capital Group took 30 million. इन सब ने इन बॉन्ड्स को खरीदा. ना खरीदते वक्त इन बॉन्ड्स के पीछे, जैसा मैंने आपसे पहले कहा था, these are junk bonds. ना junk bonds are very risky. Now risky in the sense कि they are having very poor credit rating. Credit rating in the sense एक थर्ड पार्टी इस तरीके के बॉन्ड्स को रेट करती है 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार. क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट के होते हैं इसलिए इनकी रेटिंग बहुत ज्यादा नहीं होती. तो आम नॉर्मल पीपल विल नॉट इन्वेस्ट. यू विल गेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टिंग इन सच हाई जंक बॉन्ड्स.
ये डील एग्जीक्यूट हुई एंड देन आफ्टर दैट यू रियलाइज जब 230 ऑलमोस्ट 70 मिलियन एंड 235 को अगर ऐड करें तो टर्न्स आउट टू बी 305 मिलियन। इससे पूरा एक्विजिशन हुआ जिसमें से 3 चीजों का पेमेंट हुआ। वन वाज एक्विजिशन प्राइस ऑफ 270 मिलियन पाउंड्स, लीगल चार्जेस 9 मिलियन पाउंड्स पे करे गए और 25 मिलियन वाज केप्ट एज वर्किंग कैपिटल, राइट। सो अगर हम इस चीज को समझते हैं तो आई बिलीव दैट वाज हाउ द डील वाज एग्जीक्यूटेड। And if I stop sharing now, so we are back again, and we can look into the slides and we'll see that how the things are being done. So that was the deal which I was talking about. So this is how the Tata Steel did it. Now kuch is pure process mein few important terms have emerged and which we'll be talking. Now one is the securitization of bond, the other is called as structured finance. Now what happens जब हम कस्टमाइज स्ट्रक्चर को डेवलप करते हैं जिसमें हम डेट्स और बोरोड कैपिटल और इक्विटी कैपिटल का इस्तेमाल करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को डेवलप करने में बहुत यूनिकनेस होती है। दैट मींस अगर हम एलबीओ के कैपिटल स्ट्रक्चर को देखें तो कोई कॉमन नहीं हो सकता, दैट इज इट विल ऑलवेज बी यूनिक। जैसे मैंने अभी पहले शुरू में आपसे कहा था कि जो टाटा टी ग्रेट ब्रिटेन का कैपिटल स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ था जिसमें इक्विटी डेट और इक्विटी का रेशियो था 3.3621, दैट मींस 1 time was equity and 3.3 times was the borrowed capital. This is a type of an example of structured finance, if which means we are using securitized bond. Now इस प्रोसेस को समझने के लिए ऐसा समझिए, जब हम बॉन्ड इश्यू कर रहे हैं जिनकी रेटिंग बहुत पुअर है, ये बहुत हाई बेसिकली दे आर जंक बॉन्ड, तो इन बॉन्ड्स को इश्यू करते वक्त हमें कुछ कोलेट्रल देना पड़ता है। जैसे मैंने पहले बताया था डिवेंचर्स और बॉन्ड में फर्क क्या है। डिवेंचर्स में नॉट बी सिक्योर्ड बट बॉन्ड्स आर ऑलवेज सिक्योर्ड विद द कोलेट्रल। नाउ व्हेन आई से सिक्योर्ड विद द कोलेट्रल मतलब इन बॉन्ड्स के संग में हम कुछ एसेट्स को अटैच कर देते हैं और ये कहते हैं कि इफ वी आर अनेबल टू पे द अमाउंट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ बॉन्ड देन दीज एसेट्स विल बी लिक्विडेटेड एंड दिस अमाउंट विल बी पेड। सो दीज आर द 2 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस डील में हमें देखने को मिली थी, टाटा टी और इसकी। So that was all about the structure of this. So I hope it is clear कि टाटा टी ने SPV टाटा टी ग्रेट ब्रिटेन कर बनाकर किस तरह से टेटली के एक्विजिशन को एक्वायर करा था। This is one of its kind and इसको समझकर अंडरस्टैंड कर अगर आप देखें तो you will find that this is very interesting case of merger. So I believe with this we are very through with the concept of what is basically leverage buyout. So again, I'll repeat, leverage buyout is the acquisition of another company using significant amount of borrowed money to meet the cost of acquisition. यहाँ पर the asset of the company जिसे हम acquire कर रहे हैं, जैसे इस केस में टेटली को कर रहे थे, तो उनके assets जो हमारी कंपनी में ट्रांसफर होंगे उन्हें हम कोलेट्रल के तौर पर यूज करते हैं अगेंस्ट दोज बॉन्ड जो हम इश्यू करने वाले हैं। नॉर्मली लीवरेज बाय आउट में आप देखेंगे रेशियो ऑफ डेट और कैपिटल इक्विटी का जो होता है वो काफी डिफरेंट होता है, इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि हर केस में एलबीओ का कैपिटल स्ट्रक्चर सिमिलर होगा। नॉर्मली देखा गया है कि इट शुड बी 4-5 times डेट्स एज टू 1 time ऑफ इक्विटी। पर्पस लीवरेज बाय आउट का क्या है कि ये कंपनीज को विदाउट कमिटमेंट ऑफ कैपिटल बहुत बड़े बड़े एक्विजिशन करने में मदद देती है। I hope there was a problem with the net. Are we through? I mean, hello? Yes, sir. There was a problem with the net. I will continue from where I left. So we were talking about the leverage buyouts. So leverage buyouts uses target company जो हम खरीद रहे हैं, जैसे in our case of Tata Tea and Tetley के एसेट्स को कोलेट्रल के तौर पर यूज करा गया ताकि हम बॉन्ड्स को इश्यू कर सकें। नॉर्मली बॉन्ड जब हम एलबीओ का इस्तेमाल करते हैं तो हमें ये पता होता है कि हमारी कंपनी का पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर में बहुत अच्छा कर सकती है। तो अगर हम एलबीओ करते हैं तो उसके लीवरेज बाय आउट करते हैं तो इसका मेन एडवांटेज कंपनी के पास क्या होता है कि हम बाइंग द बिजनेस इन रिटर्न ऑफ इक्विटी यूजिंग कैपिटल स्ट्रक्चर दैट हैज सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ डेट which allow them to increase returns by leveraging the assets of the acquiring company. Now, बार-बार हम एक word use कर रहे हैं leverage buyout. Now, what do you mean by the leverage? अगर आप recollect करें, we have spoken once financial leverage. Now, यहाँ पर भी इसी का इस्तेमाल हो रहा है, इसको another word trading on equity भी बोलते हैं। What will happen is that जब हम बहुत सारा borrowed capital का इस्तेमाल करते हैं, तो हम अपनी equity number of equity shares को same रखते हैं,
तो जो भी हमारी अर्निंग होती है उससे हमारी अर्निंग पर शेयर पर मैग्नीट्यूड उसका काफी बढ़कर दिखाई देता है. दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. हाउ टू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल टर्म्स, थिंक इट दिस वे कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स इफ दे रिमेन सेम and I am using money in the form of borrowed capital. So if मेरे पास मैंने बहुत ज़्यादा borrowed capital का इस्तेमाल कर कर किसी कंपनी को खरीदा है भविष्य में, तो और मुझे पता है कि कुछ समय बाद जो इस कंपनी को मैं खरीद रहा हूँ उसके प्रॉस्पेक्ट्स बहुत बढ़ जाएंगे, उसके कैश फ्लो भी अच्छे हैं और वो आने वाले समय में अच्छा परफॉर्म करेगी. ऐसी स्थिति पर मैं ये प्रोजेक्शन भी बनाता हूँ जिसमें मैं समझता हूँ कि भविष्य में मेरी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ेगी, कैश फ्लो बढ़ेंगे. इसी स्थिति में मेरे को फायदा क्या मिलता है, क्योंकि जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ बोरोड कैपिटल पर, जो मैंने डेट्स इशू करे हैं, जंक बॉन्ड्स इशू करे हैं, वो एक अलाउबल एक्सपेंस है. इनकम टैक्स से you can reduce your profit by the amount of interest that you are paying on the borrowed capital. यहाँ से फाइनेंशियल लीवरेज का कॉन्सेप्ट शुरू होता है. जब मैं बहुत सारा पोर्शन इंटरेस्ट के तौर पर पे करता हूँ तो मेरे कम प्रॉफिट होते हैं, कम प्रॉफिट ऑफ बिफोर टैक्स मेरा काफी कम रहता है. फिर मैं उसके ऊपर जब टैक्स पे करता हूँ तो कम प्रॉफिट टैक्स पे करता हूँ. एज ए रिजल्ट क्योंकि मेरे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर सेम थे, ईपीएस मेरी काफी बढ़ी हुई दिखाई देती है. पर्पस ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नाउ, इस तरीके का काम करने से पहले जो कंपनियां इन्वॉल्व हैं दे हैव टू बी वेरी केयरफुल. सो आई विल जस्ट शेयर कि ये करा कैसे गया होगा. नाउ असेसिंग द सिचुएशन, जिसको हम लोग मर्जर्स एंड एक्विजिशन की लैंग्वेज में बोलते हैं ड्यू डिलिजेंस. ड्यू डिलिजेंस मींस टाटा वाज वेरी परफॉर्मिंग ड्यू डिलिजेंस एज वेल एज टेटली आल्सो द सेम थिंग. ड्यू डिलिजेंस में हमें किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है एलबीओ करते वक्त, क्योंकि हम बहुत सारा बोरोड कैपिटल का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि आने वाले समय में जब हम कंपनियों को मर्ज कर देंगे तो हमारी कैश की पोजीशंस कैसी होंगी. इसका मतलब क्या हुआ, टाटा ने टेटली के मर्जर को एंटिसिपेट करते हुए फाइनेंशियल टीम ने फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस बनाए होंगे आने वाले 5 साल या 10 साल, जितने समय तक मर्जर चलने वाली बात होगी. उन प्रोजेक्शंस में उन्होंने कैश फ्लोज अलग बनाए होंगे और उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स और उनके सेल्स बजट्स भी बनाए होंगे. ये जब चीजें उनको काफी फेवरेबल दिख रही होंगी, फिर उन्होंने अपने इंटरेस्ट के बर्डन्स के प्रोजेक्शंस बनाए होंगे कि अगर हम ये ट्रांशेस इशू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर कितना इंटरेस्ट बर्डन होगा. जब ये इंटरेस्ट बर्डन उन्होंने अपने कैश फ्लो से कंपेयर करे तो उन्होंने पाया कि हमारे लिए काफी कंफर्टेबल सिचुएशन रहेगी. तो इससे ये बात निकल कर आती है कि हर कंपनी क्या एलबीओ कर सकती है? नो, वही कंपनी कर सकती है जिसको अपनी फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स और कैश फ्लो के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस हो और वो कंपनी काफी लंबे समय से बहुत कैश रिच कंपनी चल रही हो. जैसे टाटा वाज अ वेरी कैश रिच कंपनी, राइट. सो लीवरेज बायआउट की अगर हम बात करें तो कंपनीज दैट आर मैच्योर, स्टेबल, नॉन साइक्लिकल, प्रेडिक्टेबल आर गुड कैंडिडेट्स फॉर लीवरेज बायआउट, जिसमें प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो होना चाहिए, हाई मार्जिन होने चाहिए और रिलेटिवली लो कैपिटल एक्सपेंडिचर फॉर सर्विसिंग द हाई अमाउंट ऑफ डेट फाइनेंसिंग. जो मैंने अभी आपसे पहले हिंदी में कहा वही इंग्लिश में कह रहा हूँ कि अगर कंपनीज जो जिस बिजनेस की हम बात कर रहे हैं वो कंपनीज अगर स्टेबल हैं, मैच्योर इन द सेंस ऑलरेडी पास द ग्रोथ फेज एंड नाउ इन द मैच्योरिटी स्टेज, इनकी नॉन साइक्लिकल है, दैट मींस इनका जो प्रोडक्ट है वो पूरा सीजन चलता है, ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर सीजन पर अप होगा डाउन होगा. दे आर वेरी वेरी प्रेडिक्टेबल. सच कंपनीज आर परफेक्टली गुड फॉर ऑप्टिंग फॉर लीवरेज बायआउट फॉर एक्विजिशंस. नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व इन लीवरेज बायआउट में अगर हम देखें तो जो हमने अभी पढ़ चुके हैं, we build a financial forecast for the target company. हम पहले प्रोजेक्शंस बनाते हैं कि भविष्य में जब हम मर्ज कर लेंगे तो what will be the scene like. Then we link the 3 financial statements and calculate the free cash flow. Now fund flow is there, cash flow is there, the profit and loss is there in the balance sheet. हम इनको combine कर एक ओवरऑल होलिस्टिक पिक्चर डेवलप करते हैं. देन हम क्या करते हैं, we create the interest and debt schedule. हम अपने जो इंटरेस्ट का बर्डन है उसके बारे में जानकारी निकालते हैं और ये कब कब हमें पे करना बनाते हैं. फिर हम करते क्या है कि द मॉडल ऑफ क्रेडिट मैट्रिक्स टू सी हाउ मच लीवरेज द ट्रांजैक्शन कैन हैंडल. फिर हम इस पूरे स्ट्रक्चर को चेक करते हैं क्रेडिट मैट्रिक्स के थ्रू, ये जानने के लिए कि हम कितना इंटरेस्ट बर्डन उठा सकते हैं और इस इंटरेस्ट बर्डन की वजह से जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनकी अर्निंग पर शेयर कितनी एक्सटेंट तक बढ़ सकती है. Then we finally determine the internal rate of return for the sponsor. The internal rate of return is that rate of return at which discounted cash flows. इस IRR को जब कैलकुलेट करते हैं तो हम उन कंपनी केस में स्पॉन्सर्स कौन थे? If you see in our case जो स्पॉन्सर्स कौन थे? In our case who are the sponsors?
In our case, who are the sponsors? If you saw, if it is Tata Tea was the sponsor of this deal because Tata Tea Great Britain was created by Tata Tea. फिर हम सेंसिटिविटी एनालिसिस करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इफ एनालिसिस, कि मान लीजिए इफ दिस गोज रॉन्ग एंड इफ दिस हैपेंस तो व्हाट विल हैपन, एंड बेस्ड ऑन दैट वी टेक द डिसीजन ऑफ कॉल फॉर अ लीवरेज बायआउट. The case which is under consideration, the leverage buyout deal of Tata Tea and Tetley, provides a great insight into the concept of leverage buyout, as it used a financial tool in acquisition with a specific reference of Tata Tea takeover of Global Tea Tetley. Now, this deal was the biggest ever cross-border merger at that point of time, and was also the first ever successful leverage buyout of by any Indian company. Now, you do keep in mind that this was very successful. This was not normally देखा गया है कि because of the interest burden, because of the miscalculation, because of underperforming the sensitivity analysis, हम अक्सर ये धोखे में without doing proper homework हम पूरी execute करते हैं, फिर हम borrowed capital या debts के बोझ तले दब कर liquidity को affect करते हैं और eventually फिर हमें इसको वापस reverse करना पड़ता है. एलबीओ में अगर हम देखें तो जो टाटा टी ने कहा था स्पेशल पर्पस व्हीकल क्रिएट करी, जो एक 100% सब्सिडी थी. इसका काम सिर्फ ये था कि आपके द्वारा बॉन्ड्स इशू करे जाएंगे जिनको कंपनीज लाइक राबो बैंक एंड मिजेन कैपिटल एंड अदर जो जिन्होंने उनके बॉन्ड्स खरीदे थे, ये लोग खरीदेंगे. आप कंपनी को टाटा के एसेट्स को अपने पास एक्वायर कर, टेटली के एसेट्स को एक्वायर करेंगे, उनको कोलेटरल के तौर पर रखेंगे. जब हम आप इनका पेमेंट करना शुरू करेंगे डिवेंचर्स का या जंक बॉन्ड्स का वापस, तब जब फाइनली आप पूरी तरह से क्लीन हो जाएंगे, सबके डेट्स क्लियर कर दिए जाएंगे, तो टाटा टी ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम एसपीबी कह रहे हैं, इसको टाटा टी वापस एक्वायर कर लेगा. सो इन दिस प्रोसेस आपने देखा देयर इज अ रिंग फेंस फाइनेंस, दैट मींस रिंग फेंसिंग द बैलेंस शीट. टाटा टी ने अपनी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट को बगैर इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करे हुए पूरी डील को एग्जीक्यूट करा. ना इस डील को एग्जीक्यूट करने में द ओनली बेस्ट पार्ट वाज कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स वर नॉट गिवन द बर्डन ऑफ और द प्रेशर ऑफ दिस डील. ये एक बहुत ही अच्छी बात है और इस तरीके का अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, ये अपने में एक यूनिक स्टाइल है ऑफ टेक ओवर. So I think anything you wanted to ask in this connected with this Tata Tea and Great Britain? So to sum up, Tata Tea Great Britain Tata Tea and Tetley के merger acquisition की अगर हम बात करें तो we learned few things. What is leverage buyout? A buyout in which a company uses major portion of a debt for acquiring the company as a purchase price consideration. मतलब when one company is acquiring another company, जो हमें purchase price पे करना होता है, उस purchase price को arrange करने में या अपने manage करने में हमें जो funds collect करने पड़ते हैं, यदि उनको collect करते वक्त हम majorly borrowed capital का इस्तेमाल करें तो वो एक leverage buyout का qualifying criteria है. Second important thing is हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि there is a special purpose vehicle, that is an SPV is created. ये भी अपने आप में एक यूनिक सी चीज है. ये स्पेशल पर्पस व्हीकल का क्या काम होता है? टू एक्ट इन बिटवीन द परचेजिंग कंपनी एंड द एक्वायरिंग कंपनी, एक्वायर्ड कंपनी. इनके बीच में वो रहकर काम करते हैं. इनका सिर्फ पर्पस क्या होता है? टू मिटिगेट एंड रिड्यूस द लीगल एंड अदर ऑब्लिगेशंस जो इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर में एक्वायरिंग कंपनी के ऊपर आ सकती है विदाउट इफ इन केस दे आर, जो बैलेंस शीट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एविडेंट नहीं होते. ऐसे में टाटा टी ने टाटा टी ग्रेट ब्रिटेन का क्रिएशन करा, जिसको एसपीबी कहते हैं. फिर क्योंकि उन्होंने बॉन्ड्स का इस्तेमाल करा, मैंने आपको बार बार कहा था, जिस तरीके से टाटा एसपीबी जो टाटा टी ग्रेट ब्रिटेन ने बॉन्ड्स बनाए थे, उनको जंक बॉन्ड बोलते हैं, JUNK नाउ जंक बॉन्ड मींस दीज आर वेरी रिस्की बॉन्ड्स बिकॉज इनकी क्रेडिट रेटिंग काफी कम होती है. नाउ क्रेडिट रेटिंग कौन होती है? इट इज रेटेड बाय द थर्ड पार्टी. नाउ क्रेडिट रेटिंग थर्ड पार्टी का कहने का मतलब यह है कि ये इतने बड़े अमाउंट के बॉन्ड्स होते हैं, तो इनवेरिएबली जब अमाउंट बड़ा कर देते हैं तो रिस्क बढ़ जाती है, और जैसे ही रिस्क बढ़ती है बॉन्ड्स की रेटिंग कम हो जाती है. As I said earlier, bonds और debentures में फर्क क्या है? Debentures may not be secured with an asset, but bonds are always associated or with the collateral security of assets. क्योंकि टेटली की कंपनी को हम टाटा टी खरीद रही थी, तो टेटली के सारे एसेट्स भी टाटा के पास आने वाले थे. टाटा ने कहा लेट दिस एसेट कम्स टू एसपीवी, जो हमारी बनी है टाटा टी ग्रेट ब्रिटेन. तो टेटली के सारे एसेट्स वर ट्रांसफर्ड टू टाटा टी ग्रेट ब्रिटेन. सिंस टाटा टी ग्रेट ब्रिटेन वाज इशूइंग द बॉन्ड्स टू द डिफरेंट कंपनीज लाइक से फॉर इंस्टेंस राबो बैंक एंड मिजेन कैपिटल, तो उनको सिक्योर करने के लिए, उनको ये विश्वास दिलाने के लिए कि आपका बॉन्ड का पेमेंट होगा, प्रिंसिपल एज वेल एज इंटरेस्ट, टेटली के एसेट्स को कोलेटरल की तरह इस्तेमाल करा गया. जब ये एश्योरेंस मिल गई तो ये पूरी डील एग्जीक्यूट हो गई, राइट.
जो बॉन्ड्स हमने इस्तेमाल करे हैं, दे आर वेरी पिक्यूलियर टाइप. अगेन आई रिपीट, दीज आर कॉल्ड एज जंक बॉन्ड्स. दे आर वेरी वेरी रिस्की बॉन्ड्स बिकॉज इनकी रेटिंग काफी लो होती है. इनको नॉर्मल पब्लिक अवॉइड टू सब्सक्राइब, बट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो इस तरह से हमने देखा है डील में, वो लोग खरीदते हैं. लीवरेज बाई आउट करने से पहले हमें कुछ खास बातों का कंपनियों को ध्यान रखना चाहिए. नंबर 1, दे हैव टू डू बहुत सारी फाइनेंशियल मॉडलिंग. फाइनेंशियल मॉडलिंग इन द सेंस, भविष्य को ध्यान में रखकर उन्हें अपने सारे प्रोजेक्शंस प्रिपेयर करने पड़ते हैं. नंबर 1, दे हैव टू सी कि इतना सारा उधार लेने के बाद हमारे ऊपर कितना इंटरेस्ट बर्डन आएगा. इस इंटरेस्ट बर्डन को मीट करने के लिए हमें कितने कैश फ्लोज की जरूरत होगी. दोनों कंपनियों को जब मिल जाने से सेल्स के ऊपर क्या फर्क पड़ने वाला है, हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट पर क्या, ये सब चीज जब इसको बोलते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग. फिर हम व्हाट इफ एनालिसिस करते हैं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो ये आउटकम होगी, अगर कुछ ठीक नहीं रहा तो आउटकम ये रहेगी. इन सब का इवैल्यूएशन करने के बाद ये डील्स एग्जीक्यूट करी जाती हैं. इन डील को एग्जीक्यूट करने के लिए भी कुछ चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं जो एनवायरमेंट एनालिसिस या इकोनॉमिक एनालिसिस से आती हैं. दैट मींस एनवायरमेंट में अगर इंटरेस्ट रेट बहुत हाई चल रहे हैं, वो समय लीवरेज बाई आउट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि उससे आपके बोरोड कैपिटल पर जो इंटरेस्ट के रेट होंगे वो ज्यादा होंगे, आपके ऊपर कैश पे करने का प्रेशर ज्यादा होगा. जब ये ज्यादा होगा तो आपकी लिक्विडिटी इफेक्ट होगी. कंपनी जो खरीदना चाह रही है उसको ये देखना पड़ेगा कि वेदर वो कैश रिच है कि नहीं. टाटा वाज अ वेरी कैश रिच कंपनी. टाटा का एक खुद का ब्रांड था. जब भी हम लीवरेज बाई आउट करते हैं, इसके पीछे मुख्य पर्पस होता है, हम अपनी बैलेंस शीट को नहीं टच करना चाहते, हम रिंग फेंस बैलेंस शीट कर अपने एग्जीक्यूशन डील को करना चाहते हैं. तो क्यों करना चाहते हैं? बिकॉज हम अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को थ्रेटन नहीं करना चाहते. जब हम इस तरह के लीवरेज बाई आउट का इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे लिए फायदेमंद तब हो सकता है जब हमने बहुत सारा होमवर्क प्रॉपर्ली करा हो. टाटा टी और टेटली का जो मर्जर था, ये पहला क्रॉस बॉर्डर मर्जर था जिसकी डील अमाउंट वाज आई बिलीव 270 मिलियन पाउंड्स. इट वाज ह्यूज अमाउंट उस समय के हिसाब से, लेकिन ये भी देखा गया ये अपने समय का बहुत सक्सेसफुल मर्जर है. I believe with this we are going to complete this 3 days discussion जो हम लोग इतने दिन से कर रहे थे. Now you must be clear कि ये टाटा टी और इसका मर्जर का कैसे प्रोसेस हुआ, कैसे एग्जीक्यूट हुआ और कब मर्जर ये एलबीओ का इस्तेमाल करना चाहिए. So all for the day, we now take a leave. What do you say? Done? Oh. Right? Excuse me, sir. हाँ बोलिए.